तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर यूनिट 4 चल रहा था, मिडवाइफरी का। और हम लोगों के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए पता करते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया था। प्रीकॉन्सेप्शनल जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया था, डायग्नोसिस भी डिस्कस हो गए थे। हम लोगों को अब एंटीनेटल केयर डिस्कस करना था। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को दी जाने वाली नियमित देखभाल जो है, जो कि प्रसव तक दी जाती है, उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। और महिला को यह देखभाल प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लेबर के शुरू होने तक प्रदान की जाती है। तो यह हो गया इसका डेफिनेशन। प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है, यानी कि जो एंटीनेटल केयर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है कि एक महिला को स्वस्थ रखना, महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, जिसमें कि जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उन महिलाओं की पहचान करना तथा उस पर आवश्यक ध्यान देना। फिर है प्रेगनेंसी तथा लेबर की कार्यकी के बारे में प्रेग्नेंट वुमेन को शिक्षित करना। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु, मातृ रुग्णता, शिशु मृत्यु, शिशु रुग्णता, ये सारी चीजों को कम करना। यानी कि जो बच्चे बीमार होते हैं या फिर जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो माँ बीमार होती है जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन सबको दर को कम करना। और फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें डिलीवरी से संबंधित जो भी भय होते हैं उनको दूर करना, उनकी चिंता को दूर करना, ये सारी चीजें होती है। फिर महिला तथा उनके परिजनों को के गर्भावस्था के दौरान पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त आराम, पर्यावरणीय स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो जो भी जानकारी जरूरी है स्वच्छता के बारे में, आराम के बारे में, वो सब जानकारी प्रदान करना। प्रेग्नेंट वुमेन और उनके परिजनों से डिलीवरी के स्थान के बारे में और नवजात की देखभाल के बारे में विचार विमर्श करना। उनसे बात करना कि जो डिलीवरी है वो कहाँ पे होना चाहिए और न्यूनेटल जो केयर है वो कैसे दिया जाता है। फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पति को आवश्यकता अनुसार फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना। और प्रेग्नेंट वुमेन में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकना। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं ये थे उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। एंटीनेटल केयर हम क्यों देते हैं? तो अब जो एंटीनेटल केयर वो कितनी बार शेड्यूल करना चाहिए, मतलब कितनी बार एंटीनेटल विजिट जो है वो शेड्यूल करना चाहिए, कितनी बार महिला आएगी? तो वैसे तो हमें जो शुरू से 28 वीक तक है तब तक तो हर मंथ, और 28 से अगर 36 वीक तक की बात करें तो एक मंथ में 2 बार, और 37 वीक से टिल डिलीवरी तक हर हफ्ते आने का शेड्यूल बनाना चाहिए। परंतु इतना नहीं हो पाता है हर किसी के पास, हर किसी के जो एक्सेस है वो हॉस्पिटल का नहीं होता है। हमेशा दूर दूर हॉस्पिटल होते हैं, गांव वगैरह में खास करके। तो इसलिए कम से कम जो है जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है उसी टाइम उसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और जो पहला एंटीनेटल विजिट है वो 20वें सप्ताह के दौरान करा लेना चाहिए। जो दूसरा एंटीनेटल विजिट है वो 32वें सप्ताह के दौरान, और जो तीसरा एंटीनेटल विजिट है वो 36वें सप्ताह के दौरान करना चाहिए। तो कम से कम 3 विजिट तो करना ही चाहिए। और अगर जितना है ये मार्क किया हुआ इतना इतना हो सके तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हम बात करें कि एंटीनेटल में क्या क्या हिस्ट्री टेकिंग होती है, तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा में जो है प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्मल सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं उसमें पता करना होता है। जैसे कि उनका नाम पता करना होता है, पति का नाम, उम्र, धर्म, विवाह की अवधि, जो पता है उनका, व्यवसाय क्या काम करते हैं, पति का व्यवसाय क्या है, ये सारी चीजें पता की जाती है। और अगर उनके प्रेजेंट इलनेस की बात करें तो प्रेजेंट इलनेस में उनके बीमारी के बारे में जो है, उनको क्या बीमारी है उसके बारे में पता करना चाहिए। तो उसके बारे में क्या पूछ सकते हैं कि बीमारी कब शुरू हुआ, बीमारी की अवधि क्या है, कब से चल रहा है, और सीवियरिटी क्या है, कितना खतरनाक बीमारी है,
और बीमारी का उपचार जो है उसके लिए क्या लिया गया है, और उसके प्रोग्नोसिस के बारे में कितना फैला है बीमारी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करना होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, उनके जो प्रेजेंट में जो प्रेगनेंसी है उनके बारे में पता करना होता है कि जो उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वो कब आई थी, उनकी डेट मतलब निकालना होता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो कि 9 महीने और 7 दिन जोड़ के निकाला जाता है। और फिर जो भी समस्याएं आई है उनके, जो प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न समस्याएं जो प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। महिला के द्वारा पूर्व में ली गई एंटीनेटल विजिट की संख्या पूछनी चाहिए कि कितना विजिट उन्होंने पहले लिया है। और फिर जो मेडिकल या सर्जिकल कोई भी अगर उपचार है तो उसके बारे में जानना चाहिए। और अगर इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में जानना चाहिए, उन्होंने टीटी का टीका लिया है नहीं, अदर जो टीका है वो सब लिया है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। फिर उनसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में उनसे पूछा जाएगा उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में, कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका कब आया था, उनके जो एज ऑफ मीनार्चे क्या थी, मतलब कब उनका पहली बार पीरियड आया था, फ्रीक्वेंसी मतलब मेंस्ट्रुएशन की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, मतलब कितना जल्द दिन दिन पे आता है और कितना दिन तक रहता है। और फिर डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर मेनोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया आदि अगर कोई भी हिस्ट्री है इसके बारे में तो उसके बारे में पता करना। फिर हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या क्या बात करेंगे, उसमें बात करेंगे कि महिला जो है वो पहले कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, कि कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले, और फिर नंबर ऑफ पैरिटी मतलब कितनी बार वो बच्चों को जन्म दे चुकी है। तो नंबर ऑफ ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है, और पैरा का मतलब होता है कितनी बार जन्म दे चुकी है। फिर अभी कितने बच्चे जिंदा हैं, और महिला के जीवित बच्चे में लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछनी चाहिए। अगर एबॉर्शन हुआ है नहीं हुआ है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और फिर कोई अगर प्रेगनेंसी लेबर या परप्यूरन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ये पिछले बारे में कि पहले क्या क्या हुआ था। फिर जो अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पूर्व में पैदा हुए बच्चे जो है उसका बर्थ वेट क्या था, उनकी टीकाकरण हुई थी कि नहीं हुई थी, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कितने दिन तक उन्होंने की थी, तो इन सब के बारे में पता करना है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या पता करना होता है, फैमिली के जो हिस्ट्री है, फैमिली में महिला के परिवार में उपस्थित क्रोनिक एवं जेनेटिक बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मल्टीपल प्रेगनेंसी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि अगर फैमिली में ऐसा किसी को हुआ है तो। फिर पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या जानेंगे, टेटनस के विरुद्ध टीकाकरण उन्होंने किया है कि नहीं, विवाह की अवधि क्या हुई है, कोई ड्रग से एलर्जी है क्या, तंबाकू शराब या किसी नशे वाली चीज से मतलब वो करते हैं क्या सेवन, तो ये सारी चीजें पता करनी चाहिए। और महिला में अगर किसी तरह की अनुवांशिक बीमारी है तो उसके बारे में भी पता करनी चाहिए, दीर्घकालिक अनुवांशिक बीमारी है तो। फिर मेडिकल जो है, मेडिकल बीमारियों की पूर्व इतिवृत्ति मतलब कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता करनी चाहिए, कि अगर महिला को पास्ट में अगर कोई कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है तो उसके बीमारी की गंभीरता क्या थी, कितने दिन तक बीमार रही थी, उपचार क्या लिया गया था, और फिर उसके बारे में जो भी जानकारी है वो अदर अदर चीजें वो पता करनी चाहिए, और उसका अनुमान लगाना चाहिए कि फिर से हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर पास्ट में जो सर्जिकल हुए हैं, सर्जिकल हिस्ट्री उसके बारे में पूछना चाहिए, कि अगर कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसमें कि उसकी सर्जरी हुई हो तो वो इसका पता करना चाहिए। बीमारी होने की उम्र क्या थी, अवधि क्या थी, कितने दिन तक रहा था, गंभीरता कैसी थी, उपचार कब लिया गया था, प्रोग्नोसिस संबंधी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फिर हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजी का डिसऑर्डर, अगर इससे पहले कोई गायनेकोलॉजी रिलेटेड बीमारी हुई है तो उसके बारे में पता करना चाहिए, जैसे कि फाइब्रॉइड यूटरस, ओवेरियन सिस्ट, एक्टोपिक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये सारी चीजें अगर पहले हुई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फिर होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, दो एग्जामिनेशन होते हैं। पहला एग्जामिनेशन होता है जनरल एग्जामिनेशन, और दूसरा एग्जामिनेशन होता है मेटर्निटी मतलब मेटर्निटी एग्जामिनेशन या फिर ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछते हैं, कि जनरल एग्जामिनेशन में प्रथम मुलाकात के दौरान महिला का सिर से पांव तक परीक्षण किया जाता है, हेड टू टो परीक्षण किया जाता है। फिर उसका रक्तदाब, पोषण स्तर, सूजन, एडिमा, ये सारी चीजें, और उसकी वेट, ये सारी चीजें चेक की जाती है। जो मेटर्निटी एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि जनन नाल के बारे में चेक किया जाता है। मेटर्निटी एग्जामिनेशन में गर्भावस्था की अवधि में संबंध स्थापित करने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। और जनन नाल में उपस्थित असामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए भी प्रसूति परीक्षण किया जाता है। तो इसमें क्या क्या परीक्षण जो योनि जो परीक्षण करते हैं, इसमें जनन नाल का परीक्षण करते हैं,
तो उसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान क्या क्या चीज का रखना चाहिए कि योनि परीक्षण को साबुन तथा पानी की सहायता से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। योनि परीक्षण करने के में आने वाले उपकरण को पूरी तरह से साफ व संक्रमित रखना चाहिए। संक्रमित रहित मतलब संक्रमण नहीं होना चाहिए उसमें। और योनि परीक्षण से पूर्व महिला के मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने के लिए कहना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मतलब कि जो पेल्विस का एब्डोमेन वाला एरिया होता है उसका जो परीक्षण करते हैं उसके बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त की जाती है। तो उसका एग्जामिनेशन करके क्या क्या पता करते हैं। तो उदर भित्ति पर किसी सर्जरी के निशान की उपस्थिति, अगर कोई सर्जरी का निशान है उसके उसके बारे में नाचते हैं उसके बारे में नापते हैं। फिर जो फंडल हाइट है उसको नापते हैं, मतलब जो फंडल हाइट है कि प्रेगनेंसी के बाद वो कितना पेट फूला है, जो पेट फूलता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको फंडल हाइट बोलते हैं, तो उसी को नापा जाता है। फिर स्टमच वॉल पर स्ट्रेई ग्रेविड्रम, लीनियर नाइग्रा आदि की उपस्थिति। आपको मैंने बताया था स्किन चेंजेस में कि जो लंबी सी लाइन हो जाती है उसको लीनियर नाइग्रा बोलते हैं। और ये स्ट्रेई ग्रेविड्रम होता है जो कि वो दरारें दरार जैसी फट जाती है स्किन पे। और फिर जो फंडल हाइट होता है उसके बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया गया है कि जो फंडल हाइट है वो 12 सप्ताह की अवधि तक सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहता है। ठीक है। उसके बाद 16 सप्ताह की अवधि तक जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्लाइकस के मध्य में रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर अम्लाइकस यानी कि नाभि के लगभग 2 उंगली नीचे जो होता है वो 20 सप्ताह की अवधि तक रहता है। और 24 सप्ताह की अवधि तक नाभि के स्तर पे आ जाता है। और 28 सप्ताह की अवधि पर अम्लाइकस और जिफिस्टर्नम को मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग पर रहता है। और 32 सप्ताह पर ये मिलाने वाली भाग के दूसरी ऊपर रेखा पर चला जाता है। 36 सप्ताह पर जिफिस्टर्नम के पास चला जाता है। और 40 सप्ताह पर फिर जो 32 सप्ताह वाली जगह है उसके जगह पे आ जाता है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये देखें कि अगर मान लीजिए ये सिम्फेसिस प्यूबिस है, ये नाभि है और ये जीफी स्टेर्नम है। ठीक है। तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए और इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो 12 सप्ताह तक यहाँ रहता है। ठीक है। 24 सप्ताह पे यहाँ रहता है और 36 सप्ताह पे यहाँ रहता है। ठीक है। और बीच की बात करें तो ये 20 सप्ताह पे रहता है, यहाँ पे 28 सप्ताह पे रहता है, यहाँ पे 32 सप्ताह पे रहता है और यहाँ पे 36 सप्ताह पे। और वापस लौट के 32 सप्ताह वाले पे आ जाता है जब 40 सप्ताह का होता है। तो ये वापस लौट के क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजन भी बताया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब फंडल हाइट इस स्तर पर होती है तो प्रेगनेंसी की 32 सप्ताह की है और फंडल हाइट 40 सप्ताह की। यह बात का पता लगाने के लिए फीटस के इंगेजमेंट के बारे में पता किया जाता है। यदि फीटस का इंगेजमेंट हुआ है मतलब फीटस जो है वो नीचे की ओर खिसकता है, क्योंकि 40 सप्ताह के बाद डिलीवरी का टाइम आने लगता है। तो नीचे जब खिसकता है इसीलिए उसकी हाइट कम हो जाती है, उसी को इंगेजमेंट बोलते हैं। यदि इंगेजमेंट हुआ है तो अवधि 40 सप्ताह की होगी, इंगेजमेंट नहीं हुआ है तो अवधि 32 सप्ताह की होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद फिर है जनरल एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस, जो कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं। तो सबसे पहला है हेमोग्लोबिन टेस्ट। हेमोग्लोबिन में क्या देखते हैं, टीएलसी देखते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं, आरएच फैक्टर देखते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। जो स्पेशल टेस्ट क्या क्या होता है, तो रुबेला होता है, यूएसजी होता है, हेपेटाइटिस होता है, एमनियोसेंटेसिस होता है। तो ये सारे टेस्ट थे जो कि हमें स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं हम। फिर एंटीनेटल एडवाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे कि एग्जाम में आपको यही लिखना होता है मेनली। वो सारी चीजें तो आपको लिखनी ही है पर मेन जो नंबर मिलता है वो इससे मिलता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछ देता है कि एंटीनेटल एडवाइस के बारे में बताइए। तो इसमें सबसे पहला जो एडवाइस हम लोग देंगे वो देंगे आहार संबंधी। आहार संबंधी क्या क्या देंगे कि महिला को अपनी डाइट से अधिक डाइट लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि कितना देना चाहिए, सबसे पहले तो ये 300 किलो कैलोरी अधिक डाइट दिया जाता है। साथ ही महिला को समझाना चाहिए कि यह बढ़ी हुई डाइट उसके फीटस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। साथ ही सूतिका अवस्था यानी कि पोस्ट पार्टम पीरियड में, मतलब जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद वाला जो पीरियड होता है उसमें ये डाइट को बढ़ाकर 500 किलो कैलोरी ज्यादा कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी जो लड़की है अगर उसका 2200 कैलोरी अगर डेली का यूज है तो उसको 2200 प्लस 300 मतलब 2500 कैलोरी खाने के लिए कहा जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे।
और 2200 प्लस 500 जब प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद 2700 किलो कैलोरी खाने के लिए कहा जाता है। तो ये होता है आहार संबंधी। और इसमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो 500 किलो कैलोरी इसलिए ताकि लैक्टेशन अच्छे से हो सके, जो बच्चा है उसको प्रॉपर दूध मिल सके, तो इसलिए किया जाता है। और जो चीजें हैं इसमें कि महिला के आहार में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी आदि पोषक न्यूट्रिएंट्स को भरपूर रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आहार संबंधी। और भी सारी चीजें अभी, जैसे कि महिला के आहार में निम्न खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि होना ही चाहिए अच्छे से? जैसे कि दूध, जो और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे कि पनीर, दही आदि। हरी पत्तेदार सब्जी में जैसे कि पालक, मेथी आ गया। अन्य सब्जियां, हरी सब्जियां, अलग अलग प्रकार के सेब, संतरा, यानी कि फल जो है वो सेब, संतरा, अमरूद, आम, ये सारी चीजें। फिर दाल होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए, अंडे, मांस, मछली अगर वो लोग खाते हैं तो, अगर नॉन वेज है तो खाते मतलब खा सकते हैं, ये सारी चीजें खानी चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन को आहार संबंधी सलाह देते समय उसकी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, धार्मिक विश्वास, स्वाद, आहार संबंधी आदतें आदि को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेजिटेरियन है, वो कभी नॉनवेज खाते ही नहीं है और हम उनको बोल रहे हैं कि मांस मछली खाओ, तो ऐसा नहीं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चीज खाते हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएं क्या है, उनके सामाजिक जो और आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्थानीय खाद्य पदार्थ को आहार में प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय खाद्य पदार्थ को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि उसे जो है उनकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है और उनको वो इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वो खाने से। और फिर प्रेग्नेंट वुमेन के आहार में फाइबर जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन का जो है शिकायत वो होता है प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा, इसलिए अगर फाइबर रहेगा तो फिर उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। और गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं पर निम्न आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जो कौन सी महिलाएं हैं जिनके आहार पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा होती है? पहला तो जिनका वजन 45 किलो से कम है, और जो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अधिक शारीरिक परिश्रम कर रही है, उनके ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। फिर ऐसी महिलाएं जो पिछले प्रसव के 2 साल के अंदर ही पुनः प्रेग्नेंट हो गई है। कम से कम 3 साल का गैप रखना चाहिए, इसीलिए हम फैमिली प्लानिंग में समझाते भी हैं कि कम से कम 3 साल का गैप रखना चाहिए। क्योंकि जो एक बॉडी होती है ना महिला की, एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद 3 साल का टाइम लेती है पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। तो इसीलिए, और अगर 2 साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई है तो उनके न्यूट्रिशन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि HIV से इन्फेक्टेड है, जो HIV पॉजिटिव महिलाएं हैं, उसमें तो और ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। फिर होता है पर्याप्त नींद एवं आराम। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन को लगभग 8 से 10 घंटे के आराम करने की सलाह देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को सोते समय लेफ्ट लेटरल साइड देने पोजीशन जो है वो धारण करने की सलाह देनी चाहिए। और कठोर कार्य करने के लिए बचना चाहिए। हालांकि यह प्रतिदिन की जाने वाली सामान्य गतिविधि कर सकती है, जो नॉर्मल कार्य है वो कर सकती है, पर कठोर कार्य नहीं करना चाहिए। फिर स्तन संबंधी सलाह। स्तन संबंधी सलाह में क्या सलाह देते हैं कि जो महिला का स्तन है वो 12 सप्ताह के बाद कोलेस्ट्रम का सेक्रेशन उससे होने लगता है। और कोलेस्ट्रम के अवशोषण हेतु महिला को जो ब्रा के अंदर पैड लगाने की सलाह देनी चाहिए। और यह पैड ब्रा तथा बाहरी कपड़ों को गीला होने से बचाता है। जब पैड पूरी तरह से गीला हो जाए तो इसे चेंज कर देना चाहिए। और ब्रेस्ट की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि निपल से स्रावित कोलेस्ट्रम इसके ऊपर सूख कर जम सकता है, तो इसलिए उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। उसके बाद फिर जन्म के पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह के बारे में बताना चाहिए कि अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो 2 से 4 घंटे में, और अगर सामान्य हुआ है तो फिर आधे घंटे में ही हम लोग, आधे से 1 घंटे में ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है बच्चे में जो रूटिंग रिफ्लेक्स जो है और सकिंग रिफ्लेक्स वो स्ट्रांग हो जाए। फिर आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट। तो ये तो सबको पता है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी चाहिए, और इसको कभी भी चाय के साथ या कॉफी या दूध के साथ नहीं लेने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। फिर आयरन थेरेपी के कारण महिला में काले रंग का मल आ सकता है। अच्छा, अतः इस बारे में महिला को समझा देना चाहिए कि ऐसा आयरन की गोली की वजह से हो रहा है तथा घबराने की कोई बात नहीं है। और आयरन थेरेपी के दौरान जो है गर्भवती महिला को विटामिन सी
जो है उसको भरपूर मात्रा में खाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा प्रचुर मात्रा में खाने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि जो आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के द्वारा बढ़ जाता है। फिर टीटी का इम्यूनाइजेशन, प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ता है और लेना ही चाहिए। और टीटी का इंजेक्शन देने के दो मतलब कि टाइमिंग जो है वो है कि पहला इंजेक्शन जो है वो कम से कम 16 से 24 सप्ताह के बीच में लग जाना चाहिए और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है 0.5 ml का डोज। अगला इंजेक्शन जो है टीटी का इंजेक्शन 2, वो 1 महीने के बाद, जब पहला टीका लगा उसके 1 महीने के बाद लगाया जाता है। ये भी सेम होता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो ये था टीटी का टीका। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो भी लाइव वैक्सीन होते हैं उसको मना करना चाहिए, जैसे कि अगर मीजल्स का वैक्सीन है, मम्स का वैक्सीन है, रूबेला का वैक्सीन है, वेरिसिएला का वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी इसका टीका लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद होता है कपड़े पहनने की सलाह। कपड़े पहनने के लिए महिला को ढीले ढाले कपड़े और आरामदायक कपड़े पहनने के लिए कहना चाहिए, और ऊंची एड़ी वाले जूते चप्पल पहनने के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि उससे वो गिर सकती है। और चौड़े तल वाले जूते चप्पल का उपयोग करने लाभदायक हो सकता है ताकि उनको अच्छे से बैलेंस बन सके और वो गिरे नहीं। फिर स्वच्छता संबंधी सलाह, महिला को प्रतिदिन, जो प्रेग्नेंट महिला है उनको प्रतिदिन स्नान करने के लिए कहना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने की सलाह देनी चाहिए, दांत और जीभ की सफाई नियमित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, जेनाइटल एरिया और पेरिनियल एरिया को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो जो आसपास के वातावरण की स्वच्छता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के लिए शुद्ध एवं ताजा वस्तुएं ही उपयोग में ली जानी चाहिए। फिर संभोग से संबंधित क्या सलाह दे सकते हैं कि एबॉर्शन या पोस्ट प्री टर्म लेबर का खतरा हो तो प्रथम ट्राइमेस्टर तथा अंतिम 6 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला को संभोग करने से बचना चाहिए, यही सलाह देंगे। अगर प्री टर्म लेबर का खतरा है या फिर एबॉर्शन का खतरा है तो प्रथम ट्राइमेस्टर में और लास्ट के 6 हफ्ते में संभोग करने से मना करना चाहिए। अगर स्मोकिंग करती है महिला तो स्मोकिंग करने से बचना चाहिए, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। दवाइयों के सेवन में, जो भी दवाई खाएंगे महिला उनको डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए, खुद से कोई भी दवाई नहीं खाना चाहिए क्योंकि दवाइयाँ जो होती है वो फीटस तक पहुंच सकती है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, तो इसीलिए दवाइयों के संबंधी जो भी सलाह होगी वो डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए उन्हें दवाई। फिर कॉन्स्टिपेशन के निवारण हेतु सलाह, तो कॉन्स्टिपेशन के निवारण हेतु, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है महिला में तो उसके लिए उन्हें फाइबर से भरा हुआ खाना खाने के लिए कहना चाहिए, फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए कहना चाहिए, पानी अच्छे से पीने के लिए कहना चाहिए, सब्जियां खूब खाने के लिए कहना चाहिए, मल त्याग की नियमित आदत डालने के लिए कहना चाहिए और 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह में पीने के लिए कहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो सोते समय माइल्ड लैक्सेटिव का यूज किया जा सकता है। जो लैक्सेटिव्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं वो हल्का लैक्सेटिव वो ले सकते हैं रात में सोने के टाइम। फिर गर्भावस्था में सबसे जो मेन चीजें होती है वो होती है कि गर्भावस्था के वार्निंग साइन के बारे में बताना। वार्निंग साइन के बारे में बताना कि अगर ये पता चले, ये आपको लक्षण दिखे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आ जाए। तो सबसे पहला है कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो 140 mmHg या इससे अधिक होना तथा डिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 90 mmHg या इससे अधिक होता है। तो ये हो गया एक वार्निंग साइन। उसके बाद फिर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, तो हाथ पैर अगर सूज रहे हैं, तो दौरे आ रहे हैं, तो या फिर मूत्र त्याग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मूत्र त्याग होता ही नहीं है, तो और आंखों जो है अगर देखने में परेशानी हो रही है, तो ये सारे साइन अगर दिखते हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। फिर होते हैं माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो क्या क्या होते हैं और कैसे उनको मैनेज करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जो वोमिटिंग और नोजिया वाली फीलिंग आती है, फिर फेंटिंग होता है, हार्ट बर्न होता है, कब्ज होता है, जो वेरिकोस वेन होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, कमर दर्द, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंसोम्निया, ये सारी बीमारियों का हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर मॉर्निंग सिकनेस की, तो सुबह उठते ही उबकारी सी आती है तथा वोमिटिंग भी हो सकती है, तो ये होता है मॉर्निंग सिकनेस। साथ ही महिला में जी मिचलाने की समस्या रहती है। सामान्यतः मॉर्निंग सिकनेस की समस्या प्रथम ट्राइमेस्टर की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि इसका एग्जैक्ट कारण तो ऐसे पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसके बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है।
अगर आगे बात करें इसके मैनेजमेंट की, इसको कैसे उपचार करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे सुबह उठने के साथ ही ये समस्या ज़्यादा होती है, तो महिला को उठते ही बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए। महिला को सुपाच्य भोजन मतलब आसानी से पचने वाला भोजन खिलाना चाहिए। महिला को खाना के साथ थोड़े थोड़े खाने की मतलब थोड़े थोड़े बार उसको भोजन लेने के लिए खाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा खाना खाया, फिर थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा खाना खाया, फिर थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा खाना खाया। एक ही बार में ज्यादा खाने की सजा नहीं देना, मतलब एक ही बार में ज्यादा खाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। फिर गर्भवती महिला को अधिक वसायुक्त भोजन जो है वो खाने के लिए मतलब कि नहीं कहना चाहिए, जैसे कि पनीर, मक्खन, घी, ये सारी चीजें खाने से बचना चाहिए। गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए कि खाली पेट तरल पदार्थ का सेवन ना करें। जी मिचलाना या उल्टी होना गर्भावस्था का दौरान जो है एक सामान्य समस्या है। ये प्रथम ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है और इसके प्रथम ट्राइमेस्टर के खत्म होने के बाद यानी 12-13 सप्ताह के बाद ये खत्म हो जाता है। ये स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करती, लेकिन ये उल्टियां अगर ज्यादा होने लगता है तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार दवाइयां ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ही उल्टियां हो रही है तो उसको ले सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा उल्टियां होती है उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम बोलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। फिर होता है फेंटिंग। फेंटिंग होता है चक्कर आना। चक्कर आने की संभावना जो है प्रथम तिमाही या तीसरी तिमाही में पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसमें होता क्या है कि इसका कारण क्या होता है कि अचानक स्थिति में परिवर्तन करना, अर्थात लेटे हुई स्थिति से तुरंत खड़े हो जाना, उसमें चक्कर आ सकता है। और ये प्रथम तिमाही में क्यों होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। इसके कारण क्या होता है कि वेसोडाइलेशन के कारण ये हो जाता है। वेसोडाइलेशन मतलब कि जो नसें हैं वो चौड़ी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से चक्कर आता है। अधिक देर तक खड़े रहने पर भी ये समस्याएं आ सकती है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में बढ़े हुए गर्भाशय तथा इंफीरियर वेना कवा पर दबाव पड़ने के कारण हृदय में आने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे चक्कर आते हैं। जो जब तीसरा महीने में तो यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, उससे क्या होता है कि वो इंफीरियर वेना कवा पे जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है हार्ट में, उस पर दबाव डालता है और हार्ट में जो है कम रक्त पहुंचता है, इस वजह से चक्कर आ जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि लंबे समय तक खड़े रहने से बचना चाहिए। जब चक्कर आए तो तुरंत बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। ऐसे भोजन करना चाहिए जिससे जो कि उदर वायु पैदा करते हैं। तो ये सारी चीजें फेंटिंग से बचने के उपाय हैं। फिर है अम्लसूल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है कि मीडियास्टिनल रीजन में जलन युक्त दर्द होता है, इसको बोलते हैं हार्ट बर्न। यानी कि बीच का जो स्टर्नम वाला एरिया होता है, लंग्स दोनों साइड लंग्स होते हैं, बीच का जो एरिया होता है उसमें जलन होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। उसके बाद होता है, इसका कारण क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ जाने के कारण जो इसोफेगस है और स्टमक के मध्य पाए जाने वाला एक स्फंक्चर होता है, जिसको कि कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, उसकी मसल जो है वो शिथिल हो जाती है, मतलब कि शून्य पड़ जाती है। जिसके प्रभाव से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो उल्टा वापस लौट के चले आते हैं इसोफेगस में, जो ग्रास नली होती है उसमें चले आते हैं। तो इसी से जो सेंसेशन होता है बर्निंग का, जलने जैसा जो फील होता है, उसी को बोलते हैं हार्ट बर्न। इसका उपचार क्या है? उपचार यह है कि गर्भवती महिला को थोड़ा थोड़ा भोजन समय अंतराल पर देना चाहिए। आहार में अधिक जय मसाला युक्त भोजन या फिर वसा युक्त या फिर चिकनाई युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। सुपाच्य भोजन मतलब आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए। गर्भवती महिला को बताना चाहिए कि खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे तक सोना नहीं चाहिए या फिर अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए, मतलब सीधा बैठना चाहिए। सोते टाइम एक अधिक तकिया लगाने से लाभ हो सकता है। एक अधिक तकिया लगाने से वो वापस लौट के नहीं आएगा जूस। फिर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि कारण क्या होता है कॉन्स्टिपेशन का, कि गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ जाने के कारण जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, इस वजह से ये होता है। गर्भावस्था की अवधि बढ़ने के साथ साथ महिला की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि कोलन पर प्रेशर लगता है, जो हमारी बड़ियां आते हैं उस पर प्रेशर लगता है, जिससे कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसका उपचार क्या हो सकता है कि जो महिला को अधिक मात्रा में जो सब्जी है, सलाद है, ये सब खाने के लिए कहना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम और तरल पदार्थ ज्यादा लेने के लिए कहना चाहिए। मलत्याग की नियमित आदत लगाने के लिए बोलना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फिर अगर फिर भी कब्ज की शिकायत नहीं जाती है तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। फिर होता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि जो सिराएं होती है, जो वेन होते हैं,
वो अंतिम 3 महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इससे जो रक्त की जो पेशियां हैं वो फैल जाती है और रक्त के बहाव बहाव को प्रभावित करती है। जिस ये जो समस्या मेनली होता है ये निचली टांग में या फिर मलाशय में पाई जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या किया जाता है कि ट्रीटमेंट में जो निचली टांग होती है उसमें क्या किया जाता है कि लंबे टाइम तक अगर निचली टांगों में ये प्रॉब्लम हो रही है तो लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े रहने के लिए नहीं कहना चाहिए। खड़े होने के बाद उनको चलते रहने के लिए कहना चाहिए। लंबे समय तक बैठने की स्थिति में पैरों पर बैठना चाहिए, पैरों को उठाकर बैठना चाहिए। और फिर बिस्तर पर लेटते समय पैरों को सिर के स्तर से कुछ समय के लिए तकिए की सहायता से ऊपर रखना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं को आराम मिलता है। तो अगर सोते टाइम कुछ टाइम तक क्या करना चाहिए कि पैर के नीचे तकिया लगा के सोना चाहिए, जिससे कि आराम मिलता है। फिर अगर ये चीज जो पेरिनियम एरिया में होगी तो इससे बवासीर हो सकता है। तो उससे क्या होता है, तो इसके लिए क्या हेल्प मिल सकती है, महिला को क्या करना चाहिए इसमें कि फाइबर युक्त भोजन खाने के लिए कहना चाहिए जिससे कि कब्ज की शिकायत ना हो। और कब्ज से बचने के लिए माइल्ड लैक्सेटिव का यूज भी किया जाता है। फिर मांसपेशियों में ऐंठन जो होती है, क्रैम्प होता है, तो जो मसल क्रैम्प होता है उसमें जो है क्यों होता है ये, क्योंकि जो कैल्शियम की कमी हो जाती है और सीरम फास्फोरस की लेवल बढ़ जाती है, इसीलिए जो मसल क्रैम्प होता है। इसके उपचार में विटामिन बी, कैल्शियम की गोली खानी चाहिए और हल्के एक्सरसाइज करनी चाहिए और अधिक समय होने पर कैल्शियम की पूरी खुराक चिकित्सक से सलाह के रूप में ली जानी चाहिए। फिर कमर दर्द, ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि होता ही है। इसके क्या किया जाता है कि जो ऊंची एड़ी वाली चप्पल नहीं पहननी चाहिए, महिला को आराम करने के लिए कहना चाहिए। पीठ पर हल्के से मसाज करने से आराम मिलता है। और फिर दर्द होने पर चिकित्सक की सलाह द्वारा दर्द निवारक दवाई का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पेन किलर मेडिसिन लेना चाहिए। फिर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ये मतलब कि पहला 3 माह वाला जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपचार क्या है कि यूटीआई का पता लगाना चाहिए। अगर यूटीआई है तब तो उसको ठीक करना चाहिए, और अगर यूटीआई नहीं है तो फिर महिला को समझाना चाहिए कि ये जो है गर्भावस्था के कारण उत्पन्न हुआ है और ये गर्भावस्था के बाद, लेबर के बाद ये ठीक हो जाएगा। फिर होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब ब्रेस्ट जो है वो फूला फूला सा लगता है और उसमें लगता है कि टाइट टाइट है, तो इसलिए ब्रेस्ट टेंडरनेस कहा जाता है। इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है कि ये एक हार्मोन्स के कारण उत्पन्न हुई समस्या होती है। अतः गर्भवती महिला को स्तनों को पर्याप्त सहारा देने वाली ब्रा पहनने के लिए कहना चाहिए। निप्पल को जो है वो सूक्ष्मता से बताने के लिए निप्पल के चारों तरफ साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद है इंसोम्निया, नींद नहीं आती है। तो ये प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में ये समस्या हो सकती है। कारण क्या होता है, कारण होता है कि जो अंदर में जो शिशु होता है वो मूवमेंट करते रहता है, तो उस वजह से ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इस वजह से भी नींद नहीं आती है। एब्डोमेन का आकार बढ़ जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी में जो महिला है उसको सोते टाइम पोजीशन नहीं ले पाती है वो सही से। उसके बाद फिर प्रेग्नेंट वुमेन में प्रसव प्रक्रिया को लेकर होने वाली चिंता भी इंसोम्निया उत्पन्न कर सकती है। उनको टेंशन भी होने लगती है प्रसव प्रक्रिया को लेके, इस वजह से इंसोम्निया हो सकता है। इसके उपचार क्या कर सकते हैं, तो महिला को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए, उनको उनकी चिंता को दूर भगाना चाहिए। अगर बार बार मूत्र त्याग की समस्या है तो सोने से पहले पानी कम पीना चाहिए और मूत्र त्याग करके सोना चाहिए। सोते समय कमरे में अधिक रोशनी नहीं रखनी चाहिए और उदर के नीचे यानी पेट के नीचे तकिया लगाकर साइड लाइन पोजीशन में सोना चाहिए। तो ये था हमारा इंसोम्निया। फिर जो हमारा एंटीनेटल केयर है और ये यूनिट 4 है, ये दोनों खत्म हो चुका है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे चैप्टर तक बने रहने के लिए। और हम लोग का जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो यूनिट 5 होगा, लेबर के बारे में।